एक पेंटर था, उसने एक बढ़िया सी पेंटिंग बनाई। फिर उसको लगा मैं लोगों का थोड़ा सा ओपिनियन ले लेता हूँ, तो उसने पेंटिंग को चौराहे पे लगा दिया और बोला कैसी लग रही है पेंटिंग। वहां पर नीचे पेन भी रखा था। लोगों ने इतने सारे पेंटिंग में करेक्शन कर दिए कि जब वो पेंटिंग देखने गया तो बड़ा दुखी हो गया। उसने अपने मेंटर से बोला, सर मुझे तो लगा लोग थोड़ा कुछ अप्रिशिएट कर देंगे। तो मेंटर ने बोला अब तुम यहाँ वहां पर वो पेन जो रखा है वो मत रखो, वैसे ही पेंटिंग रखो और नीचे एक साइन बोर्ड लगा दो छोटा सा, उसमें डाल दो कि जिसको भी जहां भी नुक्स लग रहा है वहां वो अपने आप करेक्शन कर दे। और फिर दूसरे दिन वो गया तो कहीं पर कुछ भी करेक्शन नहीं था, पेंटिंग को सबने बहुत अप्रिशिएट किया। पर ये कहानी हमें ये सिखाती है कि बहुत ज्यादा हार्डवर्क होता है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तब जाकर के किसी चीज को आप परफेक्शन की ओर तलाश करके उसको मास्टरपीस बना सकते हैं। और ऐसे ही मास्टरपीस रेसिपीज की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मेरे दिमाग में जो नाम आता है वो है चेतना पटेल। चेतना पटेल जी ने बहुत सालों की जर्नी कुकिंग में करी है। अहमदाबाद में इतने ज्यादा इनके क्लासेस हुए हैं और उसी के साथ साथ उन्होंने कैटरिंग की जर्नी की। बाद में अब बढ़िया सा एक कैफे लेकर के आ गई हैं। पर जब भी जर्नी की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे मोड होते हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं और उसके बारे में जानने का हम सबको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी भी हमारी रहती है। और वही चीज जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि नहीं भाई, काफी कुछ सीखा है, काफी कुछ सिखाया है लोगों को। तो आज ऐसी ही बढ़िया सी जर्नी लेकर के मैं आप लोगों के साथ रूबरू हो रही हूँ विद चेतना पटेल फ्रॉम फूड कुट्योर। चेतना जी, WSC बातें में मैं प्रीति ठक्कर आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच प्रीति बेन। जर्नी की अगर हम बात करते हैं आपके, तो मुझे लगता है मैं 18-20 साल से तो मैं देख ही रही हूँ आप बढ़िया से, मतलब आपके कुकिंग के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे कुकिंग शोज आपने करे हुए हैं, कुकिंग क्लासेस लिए हुए हैं। तो जर्नी की शुरुआत तो हमेशा ही कहीं ना कहीं से होती है ना? सही है। बहुत छोटी उम्र में मैंने सुना आपकी शादी हो गई, तो कैसे ख्याल आया कुकिंग के रिलेटेड? आपको कैसे लगा कि आप ये डायरेक्शन में कुछ करना चाहती है, या शुरुआत कैसे हुई? जब मैं छोटी थी तब से मुझे खाना बनाना और खाने का शौक था। तो जब मैं 8-9 साल की थी तब मुझे सुखड़ी हर रोज़ खानी होती है क्योंकि मुझे बहुत पसंद थी, तो मेरी मम्मी हर रोज़ मुझे बना के देती थी। एक दिन मम्मी बहुत बिजी थी, उन्होंने मुझे कड़क शब्दों में बोल दिया कि आज मैं नहीं बनाऊंगी सुखड़ी तेरे लिए, आज मैं बहुत बिजी हूँ। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने क्या किया, मैंने खुद सुखड़ी बनाना शुरू कर दिया क्योंकि मैं हर रोज़ देखती थी वो कैसे बनाते थे। इसके बाद मैंने ट्राई किया तो मेरी सुखड़ी इतनी अच्छी बनी। इसके बाद मैंने मम्मी को ना ही बोल दिया बनाने के लिए, मैं ही एवरी टाइम मैं बनाती थी। तो बचपन से मेरा एक कुकिंग का शौक था। जब मैं 12th में थी तो एक्चुअली मेरा मायका सूरत में है, तो वहाँ पे एक सौराष्ट्र लेवा पटेल समाज का एक ट्रस्ट था, तो वहाँ पे अलग अलग टाइप की एक्टिविटी होती थी। पूरा एक बिल्डिंग था बड़ा सा, हीरा बाजार जो है वहाँ पे। तो वहाँ पे एक फ्लोर पे एम्ब्रॉयडरी के क्लासेस थे, एक फ्लोर था जो सिलाई का सबको सिखाते थे। बहुत सारे इसके मशीन थे, उसमें सब लेडी को ट्रेन करते थे। एक था कंप्यूटर, जो जिनको कंप्यूटर सीखना हो उनके लिए एक स्पोकन इंग्लिश का था। इसमें कुकिंग क्लास भी था, तो मैं भी वहाँ पे जाती थी। वहाँ पे उस टाइम मैं अकेली एक छोटी लड़की थी, बाकी सब मम्मी, मेरी जो मम्मी थी उसी के एज के सारी लेडीज़ वहाँ पे सीखने के लिए आती थी। तो जब मैं वहाँ पे सीखती थी और मैं कभी सामने बैठती नहीं थी, मैं कुकिंग एक्सपर्ट के बाजू में ही उनके पास ही खड़ी रहती थी। तो सब बोले कि तू ऐसे क्यों करे, तू नीचे बैठ जा, तुझे लग जाएगा, तू ये नहीं कर सकती, ये वो। तो भी मैं फिर भी वहीं पे मैं खड़ी रहती थी और मैं क्लास सीखती थी। तो एक बार मुझे पता नहीं क्यों ऐसा ख्याल आया कि मैंने बोला कि अगर परमिशन हो तो मैं यहाँ पे सब लेडीज़ को कुकिंग सिखा सकती हूँ। तो सब हंसने लगे कि इतनी छोटी लड़की प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखती भी नहीं है और उनको मम्मी की एज की 100+ लेडी वहाँ पे सीखने के लिए आती थी। और सूरत में एक क्लास चलते थे, तो वहाँ पे नवसारी, वलसाड सब जगह से सारी लेडी सीखने के लिए आती थी। तो मैंने बोला कि अगर आपकी परमिशन, ट्रस्टी की एक मीटिंग थी, तो वहाँ पे डायरेक्ट मैं जाके बोली कि मुझे क्लास सिखाना है। तो बोले, वो हंसने लगे और बोले कि बेटा तू भी बहुत छोटी है, तू बड़ी हो जाए, इसके बाद कुछ करते हैं।
फिर भी मैं मानी नहीं और 1 साल तक मैं उनके पीछे पड़ी रही। तो फाइनली इन्होंने, एक दिन क्या हुआ, जो एक जयश्री बहन करके कुकिंग एक्सपर्ट आते थे, तो वेडनेसडे और सैटरडे 2 टाइम कुकिंग क्लास चलते थे, 2 to 5 का क्लास था और 2 रेसिपी वेडनेसडे को बनाना होता है और सैटरडे भी 2 रेसिपी सिखाते थे जो जयश्री बहन थे वो। तो कुछ प्रॉब्लम हुआ तो जयश्री बहन नहीं आए उस टाइम। तो उस टाइम कैसा था, किसी के वहाँ फ़ोन नहीं था, सिर्फ लैंडलाइन फ़ोन थे, किसी के पास मोबाइल पेजर ऐसा कुछ था नहीं, वो रेयर लोग थे उनके पास ये लैंडलाइन फ़ोन रहता था। तो वहाँ पे जो लेडी आती थी, नवसारी, वलसाड, सूरत, बहुत आजू बाजू के छोटे-छोटे गांव से सब आती होंगी। सब अलग अलग गांव या सिटी से आते थे। तो ट्रस्टियों ने एक मीटिंग की और वहाँ पे ये लोगों ने डिसाइड किया कि इतने सारे लेडी को हम लोग कैसे मना करें, क्योंकि किसी के पास फ़ोन नहीं था। अब तो हम लोग व्हाट्सएप थ्रू मैसेज कर देते तो सबको मिल जाते, पर उस टाइम ऐसा नहीं था। तो सबको ऐसा लगा, ट्रस्टियों को लगा कि इतने दूर से ये सब आ रहे तो उनका वेस्ट नहीं जाना चाहिए वो सब। तो उन्होंने बोला कि एक जो छोटी लड़की थी वो कब की सबको परेशान कर रही थी, चलो हम लोग उनको चांस देते हैं। तो 12 बजे उनका फ़ोन आया कि तू काफ़ी टाइम से हम लोगों को बोल रही थी, तो तू ऐसा कर, आज 2 बजे क्लास है, तू 2 रेसिपी कुछ भी तू सीखा क्लास में। एक साइड तो मैं बहुत एक्साइट हुई और इतनी खुश थी, पूरे सोसाइटी में मैं धमाल मचा के बहुत मुश्किल से मैं घर पहुंच पाई, इतनी खुश थी मैं। तो घर गई, सोचा था वो हो गया, हाँ, जैसे जो मैं पाप साथ पूरा में हो हो गया। गया। पर जब ये नशा उतरा, ये जो सपनों वाले दुनिया में चली गई थी, वो जब नशा उतरा तो पता चला कि मैं सिखाऊं क्या, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है, इतने ज्यादा जब मैं ladies उनको हैं। बोल रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी, तब मुझे पता था कि जब ये लोग मुझे टॉपिक देंगे, शायद टॉपिक दे, तब तक मैं मेंटली प्रिपेयर रहूंगी और 3-4 रेसिपी ट्राई करूंगी। इसके बाद मैं प्रेजेंटेशन के रिलेटेड सोचूंगी, क्रॉकरी के रिलेटेड सोचूंगी और इसके बाद मैं वहां पे डेमो दूंगी। तो मैं मेंटली प्रिपेयर होके जाने वाली थी, पर ये तो अचानक ही हुआ। मुझे सपनों में भी ख्याल नहीं था कि ये लोग मुझे लेंगे, पर मैंने ट्राई चालू रखी। तो उन्होंने मुझे चांस भी दिया, पर जब नशा उतरा तब पता चला यार मैं बनाऊँ क्या। और उस टाइम मेरे पास व्हीकल नहीं था और 11th-12th में थी, तो घर के बाहर ऐसे जाने की परमिशन भी नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो घर में से ही कुछ देख के हम लोग मैं बनाऊंगी रेसिपी। तो सबके घर में बेसन रहता था, सबके घर में छाछ रहती थी। मैं सूरत में रहती थी, तो अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट हमारे फ्रीज में, पूरे सूरत में घर में रहता ही है फ्रीज में, तो वही अदरक हरी मिर्ची की पेस्ट चाहिए प्रॉपर खांडवी बनाने के लिए। तो वो एक रेसिपी का मेरे पास हो गया। इसके बाद दूसरी रेसिपी सोचना था, तो पहले मैंने ऐसा सोचा कि मैं सुखड़ी बनाऊं। तो इसके बाद मुझे लगा नहीं, सुखड़ी तो सब लोग बनाते हैं, तो उसमें नया क्या है। हाँ, सिखाना है तो कुछ सिखाना, ऐसा सिखाए जो लोगों को सीखने में। तो मेरा ऐसा था कि मैं एक स्वीट सिखाऊं। तो मैंने सोचा कि मैं स्वीट में क्या बनाऊं। तो घर में वो सेवैया रहता था, पहले के टाइम कहाँ कोई स्वीट वाले के वहां से स्वीट खरीद के खिलाते थे, घर में जो होता वही खिलाते थे। तो सेवैया था, दूध तो घर में रहता है, इलायची बादाम पिस्ता भी रहता था। और मैंने सोचा चलो मैं एक स्वीट बनाती हूँ, तो सेवैया की बासुंदी। मैंने तब उस रेसिपी का नाम सेवैया की बासुंदी दी थी, क्योंकि वहाँ पे मुझे डायरेक्ट प्रेजेंट करना था कोई भी रेसिपी। वो लोग मुझे पूछ नहीं रहे थे कि भाई आपको क्या बना, कुछ भी नहीं, तू बना, तेरे को जो बना। मतलब लास्ट मिनट एक सॉल्यूशन चाहिए था जो आप में उनको दिख गया था और आपको वो चांस दे दिया उन लोगों ने। तो मैंने सोचा चलो मैं रास्ते में जाके ब्रेड लूंगी। तो मैंने रास्ते में डेयरी के वहां से एक ब्रेड पैकेट लिया और मैंने थोड़ा सा दूध का मावा लिया। वहां पे गई, मैंने खांडवी बनाया। उस टाइम खांडवी एक्सक्लूसिव रेसिपी में आता था, क्योंकि किसी को खांडवी बना नहीं आता था। उस टाइम एक स्पेशल महाराज रहते थे, मीन्स एक लेवल के जो महाराज रहते हैं वही गुजराती, जिनका एक्सपर्टाइज बहुत अच्छा है, वही खांडवी बना। अब तो हम लोग सब घर में बच्चा भी बना लेता है, क्योंकि बहुत सारी तरीके से हम लोगों ने खांडवी सीख ली। पर उस टाइम खांडवी मीन्स एक्सक्लूसिव कैटरिंग होता है ना, वहीं पे वो खांडवी रहती थी। बाकी खांडवी आप नहीं मानोगे जितना मैंने, पर फॉरेन में भी लोग इतना मतलब सोचते हैं कि ये क्या मैजिक है, इसको रोल कैसे करते हैं और इतना परफेक्ट टेस्ट कैसे, उसका जो एक परफेक्ट कुकिंग, जैसे इटाली में अल डेंटे बोलते हैं, वैसे अपनी खांडवी भी गुजराती में एक परफेक्ट कुकिंग वाली चीज है, जिसको आप रोल कर सकते हैं और बढ़िया सा टेस्ट आता है। तो वो एक टेक्निक के साथ उस टाइम बनाया जाता है। अब तो हम लोग माइक्रोवेव के अंदर बना लेते हैं, कुकर के अंदर बना लेते हैं। पहले तो पैन में बनाया जाता था और कंटिन्यू इसको हिलाना होता है और बहुत
पर्टिकुलर रहना और होता है एकदम राइट टेम्परेचर पे, मतलब राइट टाइम पे उसको आप बिछाओ, हाँ, तब जाकर हाँ, के वो बनने वाली क्योंकि चीज़। वो रेसिपी मैंने सिर्फ घर में एक ही बार ट्राई किया था। तो मैंने ऐसा सोचा था शायद मेरा बिगड़ेगा, तो मैं उसका ऑल्टरनेट कुछ ढूंढ के मैं कुछ उल्टा सुल्टा करके मैं वही ऑन द स्पॉट बना लूंगी, क्योंकि उसका टेस्ट तो अच्छा ही था। हाँ, तो इसमें वेरी उल्टा सुल्टा अमेजिंग थॉट एक्चुअली, कि आप इतना कॉन्फिडेंस था कि कुछ अगर मेरे से नहीं भी ठीक से बनी तो मैं उसमें से जुगाड़ करके कुछ नया भी बना के लेके हाँ, सिखा हाँ, दूंगी सबको। हो तो मैंने ऐसा कुछ सोचा था। और इसके बाद मैंने बोला कि मैं पहली रेसिपी मीठा, कुछ भी मीठा बनाऊंगी तो सेवैया की बासुंदी। तो मैंने सेवैया के पहले बासुंदी बना दिया, और इसके बाद मैं ब्रेड लेके गई तो छोटी छोटी कटोरी से मैंने वो ब्रेड कट किया, उसको दूध में भिगोया, केसर वाले दूध में भिगोया। और इसके बाद मैंने इसमें सारे जो भी ड्राई फ्रूट्स थे उनको एकदम फाइनली चॉप करके लेके गई थी। इसमें इलायची, थोड़ा सा केसर वाला दूध, और मैंने इसमें वो मिश्री को कूट के मैंने उसमें थोड़ा सा वो भी डाला था। और इसके बाद मैं इसके छोटे छोटे गोले बनाए, और इसके बाद मैंने उसको वो जो चांदी की बरख आती उसमें रोल किया। और दिखने में तो एकदम बादशाही मिठाई हाँ, हो गई आपकी तो। मैंने ये सेवैया की बासुंदी, इसके ऊपर मैंने ये रखे मीन से बोल्स रखे, और गुलाब की पत्ती को एकदम फाइनली चॉप कर एकदम बारीक बारीक कट करके उसको डेकोर किया। और केसर का जो दूध था मैंने भिगो के बनाया था उसके मैंने ड्रॉप्स रखे। तो वाइट, येलो, रेड कलर वो दिखने में बहुत सुंदर दिख रहा था। जब मैंने ये बासुंदी बनाई और इसके बाद इसे डीप फ्रीज करके लास्ट में मैंने सब जो भी लेडी आई थी उनको खिलाया, तो ये लोग इतने खुश हो गए वो रेसिपी टेस्ट करके। सब लोगों ने बुक में पहले लिखा था सेवैया की बासुंदी, जब रेसिपी खत्म हुई और टेस्ट किया इसके बाद आगे लिख दिया लाजवाब सेवैया की बासुंदी। तो मुझे बहुत खुशी हुई। तकिया कलाम मिल गया आपकी रेसिपी को एक। और खांडवी देख के भी वो सब लोग खुश हो गए। लकीली मेरी खांडवी बिगड़ी नहीं थी, एकदम परफेक्ट रोल बने थे। तो तब तो सबको ऐसा मैजिक जैसा लगता था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हमसे होगा ऐसा। मुझे और इतनी छोटी बच्ची इतना कुछ कर लेगी, वो भी एक आई थिंक सबके लिए। और आपसे, आपने जैसे बोला सब आपकी मम्मी की एज की लेडीज बैठी थी, हाँ, तो उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी अलग होता है, ईगो भी अलग होता है। हाँ, हाँ, छोटे मैं से सीखते अकेले हैं। एक छोटी लड़की थी, बाकी सब मम्मी की एज की, मेरी मम्मी की एज की लेडी थी, और 100+, क्योंकि पूरे गुजरात में शायद उस टाइम क्लास इतने नहीं चल रहे थे जब मैं वहाँ पे सीखने के लिए गई थी। तो ये दोनों रेसिपी बहुत अच्छी बनी। जो हमारे ट्रस्टी थे वो बहुत खुश हो गए। इसके बाद 1 साल तक, जब तक मेरी शादी नहीं हुई तब तक ये लोगों ने मुझे एज ए एक्सपर्ट रखा। इतनी छोटी, तब एक्सपर्ट नहीं बोलते थे, छोटी शेफ बोलते थे। जब भी मुझे बुलाते थे छोटी शेफ आ जाओ, छोटे शेफ आ जाओ, ऐसे मुझे बोलते थे। आपकी शादी भी बहुत कम उम्र में हो गई। हाँ, मैं 19 साल की थी तब मेरी शादी हो गई थी। अरे बाप रे, 19 साल, मतलब आप खुद बच्ची थी और आप शादी करके हाँ, आ गई थी। हाँ। तो फिर ये कुकिंग की जर्नी, मतलब कुकिंग क्लास, आप तो लेवा पटेल समाज आपने बोला उसमें है, और कम्युनिटी में आपके तो काफी खाना पीना बनाना, घर वालों को अटेंड करना, ये भी एक अलग सा एक ट्रेडिशन होता है, राइट? उसमें आपने ये कुकिंग का करियर जैसे चूज किया, कुकिंग क्लासेस वगैरह का सोचा, तो आपके हस्बैंड का क्या रिएक्शन रहा उस पे? एक्चुअली नीलेश भी खाने के बहुत शौकीन है और उसको खाना बहुत पसंद है। तो मेरी शादी हो गई, इसके बाद मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं शादी के बाद कुछ कुकिंग में मैं करूँगी। बस ऐसे ही मेरा जो ससुराल है वो अहमदाबाद में है, मेरा मायका सूरत में था। तो अहमदाबाद में मुझे कोई पहचानता नहीं था, 19 साल की मैं थी, तो ऐसे ग्रुप भी नहीं था तो पूरे दिन इतने बड़े घर में मैं क्या करूँ। तो मैंने सोचा चलो मैं हर रोज कुछ ना कुछ घर वाले को खिलाती थी बना। डाइनिंग टेबल सजाना, 4 बजे किचन में चली जाती थी, डाइनिंग टेबल सजाना, हर रोज नया नया कुछ खिलाना। और हमारे घर में सब लोग खाने के भी बहुत शौकीन है, तो हर रोज मैं कुछ ना कुछ खिलाया करती थी। और उस टाइम नीलेश के जितने भी फ्रेंड थे किसी की शादी नहीं हुई थी, तो वो भी खाने के शौकीन। यंग लड़के तो खाने के शौकीन रहते हैं। यंग लड़के तो खाने के शौकीन होते हैं, उनको सैटरडे संडे बाहर खाना ही होता था। पर उस टाइम पॉकेट मनी कुछ भी नहीं थी सबके पास। तो जो मैं बनाती थी, जो भी मैं ट्रायल बेस पे रेसिपी बनाती थी, वो हर रोज 5-6 बजे अपने घर आ जाते थे और मैं सारी रेसिपी उनका आपका ट्रायल हो जाता है और मैं खिलाती थी। वो लोग भी बहुत खुश थे। और लकीली मेरी बहुत रेयर रेसिपी बिगड़ती है, हो ही जाती है अच्छी। तो सब लोग वो भी खुश थे, मेरे घर वाले भी खुश थे, मैं भी बना के खुश थी। तो ऐसे ही मैंने अच्छा लगता था, इसलिए मैं हर रोज कुछ ना कुछ बनाती थी। तो नीलेश के जो भी फ्रेंड थे वो बोले कि भाभी इतना अच्छा खाना बनाते हैं तो क्यों उसको कुकिंग क्लास ऐसा कुछ नहीं करवाते। हाँ भाभी करे। तो नीलेश बोला कि वो पूरे दिन बिजी रहती है तो शायद वो तो नहीं करेगी, क्योंकि उसको घर का काम करना,
घर को संभालना, होमली टाइप। हाँ, उनको मैं ये उस सब टाइप की चीजें हूँ। ज्यादा पसंद है हाँ, तो मुझे ऐसे। वो सब चीजें पसंद है, घर को खुश करना, घर वाले को खुश करना, और ऐसे डाइनिंग टेबल सजाना, घर की साफ सफाई करना, उस टाइप की मैं लेडी थी। मुझे वो सब चीजें अच्छी लगती थी। गेस्ट को अटेंड करना, उसको खिलाना पिलाना, वो सब मुझे हाँ। पहले से ही पसंद था। तो मैं उसी में बिजी थी। तो नीलेश के जो फ्रेंड थे उन्होंने बोला कि नहीं तू कुछ कर। तो नीलेश बोला कि हाँ चलो कुछ करते हैं, पर नीलेश चेतना के पास आएगा कौन, क्योंकि चेतना को तो कोई पहचानता नहीं, आजू बाजू वाले ही बहुत रेयर पहचानते हैं। तो उन्होंने बोला हमारी फ्रेंड या तो मेरी वाइफ, ऐसे सबने बोला कि किसी को तो हम लोग भेजेंगे, आप उसका टेंशन मत करो, आप सिर्फ परमिशन दो। तो हमारे घर में बात हुई कि चेतना को ऐसा कुछ करना है। तो एक मीटिंग हुई, मीटिंग में ये बोले कि चेतना को कुकिंग क्लास करना है। तो सबसे पहले नीलेश ने बोलना शुरू कर दिया कि मेरी 3 प्रायोरिटी होगी, अगर तू ये 3 प्रायोरिटी के साथ तू चलेगी तो हम लोग आपको परमिशन देते हैं काम मीन्स एक क्लास लेने के लिए। शर्त शर्त एक थी, साथ हाँ, शुरू एक्चुअली सौराष्ट्र हुई। पटेल समाज में इतना कोई लेडी करती नहीं है, तो वैसे जरूरत नहीं होती, कई बार ऐसा जरूरत भी नहीं होता है होती। ना, फाइनेंशियल स्टेटस ये है, हाँ, हाँ। आप खिलाओ खाने वाले हैं, आपको हाँ, आपको काम क्या कमाने क्यों की करना है? जरूरत है, एग्जैक्टली वो एक ऐसा ही रहता बोलते है। हैं। तो नीलेश ने 3 शर्तें दी कि पहले तो मैं तीनों टाइम तेरे साथ खाऊंगा, क्योंकि मैं तेरे से यूज टू हूँ हर रोज 3 टाइम खाने के लिए। तो तू 3 टाइम तू मेरे साथ ही खाना खाएगी। मतलब टाइम का कंस्टेंट आ गया आपको, हाँ। उनको 3 टाइम time- मील्स के आपको हाजिर रहना है, हाँ, तो वक्त कुछ भी वैसे करके। ही कम हो गया आपका। तो ये हो गया। सेकंड उन्होंने दिया कि कोई भी फंक्शन या कुछ भी हो, तू फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी देगी, तू अपने काम को प्रायोरिटी नहीं देगी। मैंने बोला हाँ चलो वो भी हो गया। थर्ड प्रायोरिटी थी कि आपको तीनों टाइम खाना आप ही को पकाना है। तो नीलेश को पता था कि अगर मैं उनको परमिशन दूं तो ये कहाँ की कहाँ पहुंच जाएगी, वो उनको कॉन्फिडेंस था। ये उन्होंने मुझे बोला था। थर्ड प्रायोरिटी थी कि आप खाना पकाओगे, आपके आजू बाजू में भले 3-4 लोग रहे, 2-3 शेफ रहे या तो महाराज रहे, पर खाने का जो तड़का रहता है वो आप लोगों तीनों में से कोई भी बनेंगे। ऐसे ही सौराष्ट्र पटेल समाज में हमारा ऐसा होता है कि घर की लेडी, बहू, डॉटर हाँ। या तो सास खाना बनाती है। ऐसा वो लोग Traditionally believe ऐसा करते हैं मानते कि हैं हाँ। कि घर के ही पर्सन कोई खाना बनाते हैं तो इसमें ज्यादा अच्छी पॉजिटिविटी रहती है। और तो ये बात भी सही है ना, कहीं हाँ। ना कहीं आज हम सुनते हैं कि प्रायोरिटी घर का बंदा अगर बनाता है तो वो अलग वाइब्रेशंस के साथ खाना बनाता है, तो एक घर वालों के लिए प्यार से खाना बनता है, वो अलग रहता है। वो अलग रहता है। तो बोला कि तड़का तो तीनों में से कोई भी एक लेडी मारेगी, क्या तो मम्मी करेंगे, क्या तो चेतना करेगी, या तो सुमिता जो मेरी देवरानी है। तो हम लोगों ने बोला तो मेरी जो देवरानी है इसका बहुत बड़ा हाथ है इस लेवल तक पहुंचाने में। नीलेश और घर के सब लोगों को तो है ही, पर मेरी जो देवरानी है उनका भी बहुत बड़ा हाथ है इसके पीछे। बैकबोन बोल सकते हैं हाँ। आपकी। तो हम दोनों ने बोला कि हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, हम लोग करते हैं। तो हम दोनों ने टाइम टेबल के हिसाब से किया। पहले मैंने 5 रेसिपी से 5 लेडीज को मैंने कुकिंग क्लास सिखाना शुरू किया। फर्स्ट मेरा क्लास था स्टार्टर्स एंड स्नैक्स का। तो इसमें 5 लेडी थी। तो मैंने नीलेश को बोला कि मैं तब कैसा था प्लेटफॉर्म ऐसे रहता था, जो वॉल रहती उसी साइड प्लेटफॉर्म रहता था, आइलैंड किचन नहीं था। yes. तो मैंने नीलेश को बोला कि मैं ऐसे क्लास नहीं लूंगी, मैं लूंगी तो प्रोफेशनल वे से लूंगी। तो नीलेश ने बोला कि तू कहाँ बड़ा करने वाली है, तू तो ऐसे ही चला क्लास ले टाइम पास है, टाइम पास करने के लिए थोड़ा बहुत कर मैंने बोला हाँ मैं एक टाइम करूँ या 5 बार करूँ, पर मैं जाऊंगी तो प्रोफेशनल वे से। मैं जाऊंगी तो प्रोफेशनल वे से। तो मैंने उनको बोला कि मेरे को एक आगे की साइड एक टेबल चाहिए, मुझे थोड़े नॉनस्टिक के बर्तन चाहिए, और मेरे को एक सिंगल बर्नर वाला गैस चाहिए। तो ये सब मैंने नीलेश ने बोला कि हाँ चल तू खरीद ले और तू कर। उनको ऐसा था कि इतनी सारी प्रायोरिटी के बाद शायद ही चेतना के पास टाइम बचेगा। तो मेरा बेटा भी छोटा था। तो हम लोगों ने ऐसे शुरू किया, 5 लेडीज से शुरुआत किया। तो 5 लेडीज़ों ने ही मुझे इसके बाद बोला पंजाबी कर दो, इसके बाद बोला चाइनीज कर दो, इसके बाद मैक्सिकन। ऐसे करते करते हमारे 110 टाइप के कोर्स हो गए। हम लोगों को पता ही नहीं चला कि हम लोग ये लेवल तक कब पहुंच गए। तो स्टार्टिंग में ये सब हम लोगों ने क्लास किया। बीच बीच में कभी कोई बोलता है कि चेतना मैम आपकी केक बहुत अच्छी है, मेरा बेटा बीमार है तो आप केक बना दो। तो हम लोगों ने केक उनको बना के देते थे। हम लोग पैसा नहीं लेते थे तब, बस ऐसे ही अगर बेटा बीमार रहता है तो हम लोग ऐसा केक उनको बना के देते थे। तो
आपको पता है कि जब भी किसी की बर्थडे रहती है तो मासी, मामी, फूई वो सब अपने होते हैं तो सब लोग टेस्ट करते थे और इसके बाद सबको मेरा केक बहुत पसंद आया। इसके बाद हम लोगों ने केक का शुरुआत किया। इसके बाद हम लोग वेडिंगों में और बर्थडे पार्टी में डिजर्ट टेबल बनाना शुरू किया। इसके बाद हम लोग ने बड़े बड़े केटरिंग में ये डिजर्ट बनाना शुरू किया। हम लोग 165 स्क्वायर फीट की जगह में 1500 लोगों तक का हम लोगों ने डिजर्ट बनाया है। आप सोचोगे नहीं, इतनी बड़ी फैक्ट्री रहती है तब जाके 1500 लोगों का डिजर्ट बनता है। हम लोगों ने 165 स्क्वायर फीट की जगह में 1500 लोगों का, और उसमें भी 1-2 डेजर्ट नहीं, 7-7, 8-8, 10-10 डिजर्ट हम लोगों ने बनाए हैं। तो सबको ऐसा लगता है ना कि हम लोगों को कुछ करने के लिए बड़ी जगह चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, बस मन होना चाहिए, मैनेजमेंट के साथ और प्रॉपर इसके साथ जाओगे तो हो जाता है। मन होए तो मारवे जवाई, हाँ, एना जरूर कह सकिए, राइट। अभी तक तो हम 2 साल पहले तो हमारे पास 165 स्क्वायर फीट का एक ही स्टूडियो था। उसी में हम लोगों ने केटरिंग भी किया, डिजर्ट टेबल मीन्स डिजर्ट का भी किया, क्लासेस भी लिए, सब हम लोगों ने उसी में किया। हम लोग कभी घर के बाहर नहीं गए कोई रेसिपी के रिलेटेड सीखने के लिए। हाँ, मैं जब मेरी शादी हुई थी तब मैंने 1-2 क्लासेस में मैं गई थी, 2-3 क्लास किए थे। इसके बाद कभी क्लास नहीं किए, बस ऐसे ही बनाते गए। और आप पता नहीं कैसे आपने कैसे खुद को अपडेट रखा? क्योंकि देखिए जैसे मैक्सिकन तो आपने तो आप अच्छा कुकिंग करती है, पर नए नए क्यूजिन्स आते गए, नए नए फ्यूजन रेसिपीज आते गए, ट्रेंड पूरा आज तो बदल चुका है एकदम से। हाँ। तो वो सारी चीजों में आप ऑथेंटिक फूड के साथ और ये फ्यूजन और लोगों को जो पसंद आएगा वो सारी चीजों में आप कैसे खुद को अपडेट करती है? एक्चुअली कोई कोर्स करने नहीं जाते थे हम लोग, क्या करते थे, स्टडी करते थे हम लोग। अलग अलग टाइप की बुक्स उस टाइम इतना नहीं था, अभी जो यूट्यूब चल रहा है और काफी सारी ऐसे क्लासेस भी सीखने के लिए मिलते। उस टाइम ऐसा कुछ था नहीं, खास करके नहीं था। तो मैं क्या करती थी, मैगजीन लेती थी। मैगजीन में जो भी आर्टिकल आता था, बहुत सारी लेडीज के रिलेटेड मैगजीन आती थी। तो इसमें से आर्टिकल को मैं फाड़ के एक बुक में मैं चिपकाती थी। अलग अलग टाइप की बुक्स में रीड करती थी। और ये सब, सपोज मैंने मैक्सिकन सालसा ले लिया तो सालसा मैगजीन वाला जो चीट रहता था उसमें मैं देखती थी, जो बुक था उसमें भी देखती थी। 3-4 जगह पे मैं मैक्सिकन सालसा की रेसिपी देखती। मैं फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, तो इसमें की इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से जो इसके बगैर वो सालसा नहीं बनता है, तो उसको मैं साइड में पहले रखती थी। इसके बाद मैं ऐसा देखती थी कि इसको अपने टेस्ट के हिसाब से कैसे बनाया जाए। अगर ऑथेंटिक सालसा खाते हैं तो वो एक टाइप का इंडियन कचुम्बर जैसा है, राइट, खट्टा और थोड़ा सा सॉल्टी, उसमें और कुछ मसाले इतने खास नहीं जाते हैं। पर हम लोग अपने हिसाब से, मैं बनाऊं सालसा जो इसके की इंग्रेडिएंट्स में लेती थी, इसके अलावा मैं मेरा अपना खुद का टच इसमें डालती थी। और रेस्टोरेंट में जाते थे, वहां पे भी देखते थे, पैलेटेबल हो, लोगों को टेस्ट पसंद आए, साथ ही साथ में मैक्सिकन का वो पूरा जो ऑथेंटिसिटी है वो भी बना रहे। तो मैं कैसा करती थी कि जो मैं बनाऊं और सामने वाले को भाई, वो मेरी रेसिपी हो जाती थी। मैं बहुत ऑथेंटिक पे नहीं जाती थी क्योंकि मैंने कोई ऐसा कोर्स नहीं किया था, मीन्स कोई शेफ वगैरह, उस टाइम की बात करूं तो मैंने ऐसा कोई कोर्स नहीं किया था। मुझे ऐसा लगा मेरे घर में 10 लोग हैं, तो पापा से लेके 65 की एज से लेके मेरी 7 साल की बेटी, तो 7 साल की बेटी से लेके पापा तक को भाई वो रेसिपी मैं अपनी क्लास में सिखाती थी। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि मेरी सब रेसिपी पसंद है। लोगों को कनेक्ट भी ज्यादा कर पाई, उनको एक कॉन्फिडेंस आपके सिखाने के तरीके में, टेस्ट में, कि घर वालों को पसंद आएगा। और ये ज्यादातर तो हाउसवाइफ तब सीखती भी इसीलिए थी। तो उसमें से काफी ट्रेंड एक बदला, तो काफी लेडीज करियर ओरिएंटेड हो गई, उन्होंने कुछ ना कुछ किया। तो क्या आपके क्लासेस से ऐसी कोई उभर के लेडीज आई है जिन्होंने कुछ अच्छा सा करियर में कर लिया हो? हाँ, एक्चुअली बहुत सारी लेडी है, उन्होंने आइसक्रीम का पार्लर खोला है, घर से आइसक्रीम बेचना शुरू किया है। बहुत साल पहले मैंने खिचड़ी, आइसक्रीम, ऐसे ही जो रेसिपी हो जो किसी ने शायद उस टाइम नहीं सिखाते थे, नहीं सिखाते। मैंने भी बहुत साल पहले मैंने ब्रेड का क्लास लिया था, तब तो शायद कोई बनाता भी नहीं था। और एक चैलेंजिंग वाला ये था, एक आज भी चैलेंजिंग है कितना जी ब्रेड बनाना। आई थिंक हमारे WSC लेडीज को ये जानना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा कि ब्रेड
बनाने में इतनी ज्यादा मेहनत लगती है, और परफेक्शन लाना मतलब एक बेकर का ही काम है। एक प्रोफेशनल बेकरी चाहिए, प्रोफेशनल ओवन चाहिए, तब जाकर के आप अच्छे से ब्रेड बना सकती बहुत सारे हैं। लोगों ने मुझे चैलेंज दिया था कि तू कुछ भी कर ले पर तू प्रोफेशनल जैसा रिजल्ट तू नहीं दे सकती। ऐसे बहुत सारे लोगों ने बोला था जब मैं ब्रेड बना रही थी और जब मैं कुकीज बनाती थी, तब बहुत सारे लोग मुझे ऐसे बोल रहे थे। बेसिक ब्रेड से लेके एडवांस ब्रेड भी मैंने अपना जो भी नॉर्मल ओवन रहता है उसी में सिखाया है, और 100% बेकरी जैसा ही रिजल्ट दिया हुआ है। तो बन आपकी जाता ये है। ट्रिक्स और टिप्स बहुत ज्यादा काम कर गई, तो कुछ टिप्स हमारे व्यूअर्स के साथ भी कुछ शेयर करेंगी? हाँ, एक्चुअली जो भी हम बनाते हैं, सपोज बेकरी का देखो या तो आप कन्फेक्शनरी का देखो, इसमें एक प्रॉपर मेजरमेंट के साथ आप जाएंगे ना तो वो रिजल्ट अच्छा ही देता है। हम लोगों को कोई कोई चीज़ रहती है उसमें एक पर्टिकुलर रहना होता है, टाइमिंग और वो सब का नॉलेज आपको आ जाए तो आपसे अच्छा हो ही जाएगा। एक यहाँ पर चितना जी आपसे एक ये भी पूछना चाहूंगी, कई बार ऐसा होता है कि कोई रेसिपी के लिए कई एक्सपर्ट्स ऐसा बोलते हैं कि ये चीज तो चाहिए ही चाहिए। कोई जैसे बेकरी में तो चलो ये मेजरमेंट परफेक्ट चाहिए, पर वैसे ही कोई चीज घर में बना रहे, कुछ इंग्रेडिएंट अवेलेबल नहीं है, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? वो चीज बनाने के लिए उनको क्या मतलब टिप देंगी, क्या कर सकते हैं वो? क्या ना कि गुजराती में ऐसा बोलते हैं कि कोठा सूझ હોય ને તો તમે કંઈ પણ કરી શકો। वाओ, आई लाइक दैट। एक्चुअली कुकिंग में भी आप कैसा होता है, तो आप प्रोफेशनल वे से सीखो या तो अपनी कॉमन सेंस लगा करके आप सारी चीजें जो बनाओ, हाँ वो बना सकते हैं। एक्चुअली मैंने कोर्स नहीं किए बहुत प्रोफेशनल इस टाइप के, पर ऐसा बोल सकती हूँ मैंने दादी को कुकिंग करते हुए देखा है, मेरी मम्मी को कुकिंग करते हुए देखा है, मेरी सास को कुकिंग करते देखा है, तो इसी में से मुझे कुछ ना कुछ मिल ही जाता था सीखने को। तो मेरी जो दादी है उनको मैंने देखा था चूल्हे पे पीतल की जो तपेली थी उसी में वो सुखड़ी बनाते थे, स्लो फ्लास्ट करते थे, तो उसी से पता चलता था कि भी सुखड़ी एकदम स्लो फ्लेम पे पकती है। सो प्रैक्टिस भी और अलग अलग चीजें देख कर पता चल जाता है कि भी कड़ी बनाते थे, और मेरी जो दादी थी वो बहुत काम करते थे, तो कड़ी बनाते समय वो वहाँ पे खड़ी नहीं रहती थी, उसके ऊपर एक कड़छी जो अपना लेडर रहता है ना वो रख देते थे, तो वो उभर के बाहर नहीं आती, तो वो कैसे कोठा सूजी बोले ना उसको। हाँ, उसी से हम लोगों को समझ गुजराती में एकदम परफेक्ट वर्ड आपने बोला है। हाँ। और वो खुद ही होता है अंदर से, आपने जितना ज्यादा आप उस चीज में जाते हैं उतना ज्यादा आपको उस चीज की समझ आ जाती है। बस तो वही मेरे पास वही है, इसे कोई प्रोफेशनल ऐसे कोर्स नहीं किए। हाँ, तो मतलब आप मानेंगे कि ये नहीं कहेंगे कि ये चीज चाहिए ही चाहिए, आप थोड़ा अपने हिसाब से 19-20 करके भी बढ़िया सी मैंने बोला ना कि मैंने जब हैं। एक खानवी बनाने का सोचा, तो अगर खानवी मेरे से प्रॉपर नहीं बनी, क्योंकि उसका टेस्ट तो अच्छा ही हो, पक जाता है, थोड़ा सा कच्चा रहता है तो भी उसका टेस्ट अच्छा ही रहता है, तो मैंने सोचा था कि अगर मेरे से खानवी नहीं बने तो मैं कुछ जुगाड़ करके मैं सामने वाले को खुश तो कर ही दूंगी। तो वो क्या हुआ, एक कोठा सूझ हुई ना, तो वो हम लोगों को कॉन्फिडेंस है कि भी ये हाँ। नहीं तो ये तो हम कुछ ना कुछ उसका जुगाड़ कर देंगे, तो बस वही स्टाइल से मैं चल रही हूँ। और एक बात ये, जब आप ये कुकिंग के करियर में आई तब गुजराती टीवी शो बहुत हाई लेवल पे तब चल रहा था, और वो शो में वहां पर आप नहीं गई और आपने कुछ और किया, तो कुछ वहां भी एक छोटी सी, आई थिंक देयर इज सम ट्विस्ट अराउंड दैट, तो हम वो भी जानना चाहेंगे, क्या थी वो कहानी? हाँ, एक्चुअली मैं घर में तब कुकिंग करती थी, इतना प्रोफेशनल वैसे जो मैं वैसे नहीं करती थी। जब मुझे टाइम मिलता था तब मैं साल में 1-2 क्लास लेती थी, 3-4 जब टाइम मिला तब मैं क्लास लेती थी। तो उस टाइम रसोईनी महारानी करके गुजराती चैनल जो ईटीवी रसोई शो था, उसमें रसोईनी महारानी एक कंपटीशन था, तो मुझे लगा मुझे भी टीवी में जाना है, और मैं वो शो रोज़ देखती थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने सोचा मुझे भी जाना चाहिए, तो मैंने भी वो कंपटीशन में पार्ट लिया। मैं 2 राउंड तक गई। 3rd राउंड में जब क्वेश्चन आंसर था तो मैं सामने 3 कुकिंग एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने मुझे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, 3 आप स्टार्टर के रेसिपी बोलो, 3 स्टीम रेसिपी, 3 बेक किया हुआ और 3 आप फ्राइड स्टार्टर का नाम देना है। तो सच बताऊँ मैं नहीं बोल पाई थी क्योंकि वो कैमरा, लाइट्स और सामने 3 मेम, तो ये तीनों को मैं देख के घबरा गई, और मैंने वो रिप्लाई मैंने भूल गए, पूरी ब्लैंक हो गई, और कुछ भी रिप्लाई दिए बगैर मैं घर पे आ गई, और मैं बहुत रोने लगी।
तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, मेरे हस्बैंड को बोला कि आपके पास इतने सारे पैसे हैं, आपकी इतनी सारी पहचान है, तो आप कुछ लागवक करके तो मुझे वहाँ कर ही सकते हो, तो मेरे लिए इतना करो। तो नीलेश ने मुझे बोला तब कि चेतना, तू आज के बाद ऐसा कभी बोलना मत कि तू लागवक से मैं तेरा कुछ ऐसा काम करूँ। मैं खुद अपने लिए भी कभी नहीं करता और मैं कभी ऐसा सब चीज़ों में मैं नहीं मानता हूँ। तू ऐसा कर, तुझे इतना शौक है, तू अपने को ऐसा काबिल बना कि वो सामने से तेरे को बुलाए। तो उन्होंने बोला कि तेरे से जो होता है, तुझे एक छोटा सा स्टूडियो कर देता हूँ, तो वहाँ जाके जो भी तेरे को बनाना बना, पर वो काम मुझे नहीं देना, कभी मैंने किया नहीं है, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा नहीं, मैं उनको पैसा नहीं खिलाऊंगा, या तो मैं उसको कोई लागवक बागवक से मैं वो काम नहीं करने वाला। तुझे चाहिए तो मैं एक छोटा सा बंगले के बाजू में एक स्टूडियो बना दिया। उन्होंने बोला कि तेरे को जो बनाना बना, जितना भी बनाना बना के तू सोसाइटी वाले को खिला, घर को खिला, या तो तू अनाथ आश्रम में वहाँ पे तू बना के बेच, तू वो कर सकते। हाँ। पर मैं वो काम नहीं करूँगा। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं। तो इसके बाद मैं बहुत रोई थी, क्योंकि मुझे ईटीवी रसोई शो में जाना ही था। या तो मुझे डायरेक्ट एज ए एक्सपर्ट ले ले, या तो मुझे कंपटीशन में विनर होना था। तो ये दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद मैंने धीरे धीरे क्लास लेना शुरू किया और एक लेवल तक मेरा ये होने लगा। मेरा क्लास का इनॉग्रेशन था, मैंने बंगलो में एक छोटा सा स्टूडियो बनाया, तो उसका मैंने इनॉग्रेशन किया था। तब उस टाइम मैम भी आए थे जो जज थे, तो उन्होंने बोला कि ये सारे डेजर्ट तूने बनाए। तब मैंने बहुत सारे डेजर्ट, पूरे जो हमारा गार्डन था उसमें छोटे छोटे शॉर्ट डेजर्ट जो उस टाइम बहुत ट्रेंड में था, तो मैंने पूरे गार्डन में मैंने खुद और मेरी टीम के साथ मैंने बहुत सारे डेजर्ट बनाए थे। तो वो देख के सब लोग बहुत खुश हो गए थे और वहीं से मैंने एक कुकिंग क्लास शुरू किया। और आपकी जर्नी तो आई थिंक बहुत शानदार रही है। सारे ही शो के कुकिंग एक्सपर्ट भी सोचते होंगे कि आप किस लेवल से किस लेवल पर चले गए। तो एक दिन एक अच्छा मोड़ आया था तब मैं बहुत खुश हुई थी। ईटीवी रसोई शो से मुझे एक कॉल आया था कि हम आपको एज ए कुकिंग एक्सपर्ट लेना चाहते हैं। तो उस टाइम क्या हुआ कि मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो अपना खुद का यूट्यूब चैनल चालू करो, क्योंकि तब मैंने सोच ही लिया था कि मैं यूट्यूब चैनल चालू करती हूँ। और इसी टाइम मेरा ईटीवी रसोई शो का ये आ गया था, मीन्स मैसेज फोन आया था। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था कि मैं कौन सी चीज़ चूज करूँ। इसके बाद मैंने सोचा, तब मुझे नीलेश ने वापस बोला कि जितना देख तूने ये लेवल बना लिया ना, मुझे लागवक देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर मैंने ये तब तुझे ताना नहीं मारा होता तो तू ये नहीं कर पाती। तो मेरे पास दो अपॉर्चुनिटी थी, का तो मैं अपने आप को खुद को एक लेवल का बनाऊं, या तो मैं ईटीवी रसोई शो का प्लेटफॉर्म यूज़ करके अपना काम करूँ। ऐसा। तो इसके बाद मैंने सोचा कि मैं 2 महीने गई वहाँ पे, तब मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब ही खोलूं ताकि एक अपनी चैनल हो और इसमें मैं लंबे टाइम तक काम कर सकूं। मैंने मेन तो वो सोच के यूट्यूब खोला कि मुझे जब करना हो तब मैं करूं, घर भी मेरा डिस्टर्ब ना हो और मेरा काम भी अच्छे से हो, मेरे टाइम पे मैं काम करूं। इसलिए मैंने यूट्यूब चुना और अभी बहुत सारे व्यूअर्स है यूट्यूब में। कितने हैं? 8 लाख प्लस हो गए। 8 लाख प्लस है आपके व्यूअर्स। सो अमेजिंग जर्नी। और इतनी शानदार, मतलब आपकी रेसिपीज डिटेलिंग होती है। काफी बार मतलब हम एक ही फील्ड से कनेक्टेड है तो काफी बार लोगों को मिलना हो जाता है और बोलते हैं लोग कि कोई चीज का सोचना कैसे बनाना है तो चेतना जी के चैनल पे चले जाओ, आपको उसका बढ़िया सा इजी फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आप इतनी रेसिपीज को सिंप्लीफाई कैसे करती है, इतना इसको इजी कैसे बना देती है? एक्चुअली मैं बहुत शांत, कोई भी रेसिपी बनाती हूँ बहुत शांति से बनाती हूँ। पहले तो उसको समझती हूँ और इसके बाद मैं बनाती हूँ। प्लेटिंग पहले से ही मैं प्लेटिंग का सोचती हूँ माइंड से कि इसका मैं प्लेटिंग कैसे करूँ। सच बताऊँ मेरा कैसा नेचर है, मैं पहले रेसिपी नहीं, पहले इसका प्लेटिंग कैसे करना वो पहले मेरे माइंड में आता है। और इसके बाद टेम्पटिंग होती है आपकी फाइनल प्लेटिंग ऐसी होती है कि तोड़ के खाने का भी कई बार मतलब लगता है कि इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। दिस इज अ मास्टरपीस। हाँ, एक्चुअली जब हमारा जो शूटिंग खत्म होता है ना, और एक ही साथ हम लोग ऑथेंटिक स्वीट या ढोकला या तो कुछ भी हम लोग एक ही साथ पहले प्लेटफॉर्म पर रखते हैं और इसके बाद हम लोग उसको खाते हैं, राइट। तो तब जो भी हमारा जो शूटिंग करते हैं ना वो बोलते हैं कि मैम ये सब चीज़ें
तोड़ने का मीन्स नहीं खाने का भी करता। मन नहीं करता, इतना अच्छा अच्छा प्लेटिंग लग है। रहा है। तो बस कुछ नहीं, परफेक्शन के साथ अगर कोई भी रेसिपी बनाते तो हो ही जाता है। कोई ऐसा वाकया जहां पर आपको लगा हो कि मैन पावर नहीं आया, आपने कोई बहुत बड़ा सा कमिटमेंट ले लिया, कुछ बड़ा सा कैटरिंग का ऑर्डर है, कहीं कुछ ऐसी डिफिकल्टीज भी तो कभी आई होंगी ना? बहुत बार आई, और बहुत कैसे बार। ओवरकम किया उसको? एक बार जब मेरा सेकेंड केटरिंग था, फर्स्ट केटरिंग बहुत फोर्स के बाद मैंने हाँ बोला था। एक लेडी थी तो उन्हें बोला कि आप मुझे केटरिंग कर दो। मैंने बोला मैं कभी केटरिंग नहीं करती हूँ, मैं मुझे सिर्फ पसंद है सिखाना, और लोग बना के फोटो मुझे भेजे और वो लोग खुश हो, मैं खुश हूँ, बस मेरी वही दुनिया है, इसके आगे की मेरी दुनिया नहीं है। तो बोले कि नहीं, मेरी बेटी की मेरी बेटी का बेबी शावर है और मुझे ऐसा है, मुझे बेस्ट बना के वो सबको करना खिलाना है। सिर्फ 60 लेडी का वो पूल पार्टी वाला थीम था, बेबी शावर का। तो उन्होंने बोला कि आप मुझे कैटरिंग कर दो। मैंने बोला वो मेरा काम नहीं है, मैंने कभी किया नहीं है और कभी मैंने कैटरिंग में ऐसे फोकस और शांति से देखा भी नहीं एक्चुअल किस टाइप से वो कैटरिंग चलाते हैं वो। हाँ। तो वो मेरा काम का नहीं है, आप मुझे मत दो। तो उन्होंने बहुत फोर्स किया। जब मुझे पता चला कि जो लेडी मेरे पास सीखने की मीन्स वो कैटरिंग करवाना चाहते थे, उन्होंने इतना डिटेलिंग में वो बेबी शावर रखा था, पूल का थीम रखा था, इसमें जो भी यूज़ होता है क्रॉकरी से लेके टेबल क्लॉथ से लेके सारी चीज़ें उन्होंने नई ली थी। और उनका टूथपिक और पेपर नैपकिन भी यूएस दुबई से आया था। तो मैं तो वो देख के घबरा गई कि मैं तो ये तो कर ही नहीं सकती, इतना क्या लेवल मुझे डिलीवर करना हाँ, है। जो वो मुझे सोच रहे वैसा मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैंने वो किया ही नहीं। मैंने उनका बोला कि आप ऐसा करो, कोई फूड लिंक या कोई भी अच्छी जो भी अच्छा कैटरिंग करते उनको दे दो, वो इजी रहेगा क्योंकि आप तो इतने पैसे वाले हैं। तो आप ऐसा होगा तो मैं उनके शेफ के साथ रहूंगी, गाइड कर दूंगी, हाँ, मेनू प्लानिंग में बैठूंगी, उनके साथ बैठूंगी, इवन किचन में मैं भी जाऊंगी, पर पूरा मेरे पर भरोसा रख के आप मत करो। उन्होंने बोला कि मुझे भरोसा है कि आप कर लोगे। तो बहुत फोर्स के बाद नीलेश ने बोला कि तू इतना कर दे। मैंने बोला इतना इजी थोड़ा कर ले, 60 लेडी का प्रोफेशनल वे से ये करना है, केटरिंग करना है, घर में थोड़ा खिलाना है, हाँ। कुछ भी चले। तो बीइंग अ परफेक्शनिस्ट आपके लिए और ज्यादा टेंशन है कि हर एक चीज आपके हिसाब से बननी चाहिए। हाँ। और बनाने वाला कोई और है। हाँ, तो उन्होंने उस टाइम नीलेश ने बहुत फोर्स किया और उन्होंने भी फोर्स किया। इसके बाद मैंने बोला कि हाँ चलो हम लोग करते हैं। तो इसके लिए रिलेटेड हम लोगों ने शेफ लोगों को तैयार किया, रेसिपी बनाई, और इसके बाद उनके थीम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने 60 लोगों 70 लोगों का जितना क्रॉकरी चाहिए उतना खरीद लिया। नीलेश ने बोला तू टेंशन मत कर, वो क्रॉकरी हम घर में यूज कर लेंगे, इसके बाद तू ले पर तू बना। तो हम लोगों ने इतनी क्रॉकरी खरीदी और इसके बाद इनका हम लोगों ने केटरिंग किया। वहीं से मेरा टर्निंग पॉइंट आया एक केटरिंग में। और आपने मैक्सिमम कितने लोगों की कैटरिंग करी? मैंने 1600 लोगों का तक किया। 1600 लोगों तक का। वाह, 60 से 1600 का। 16, मतलब आपकी हमेशा ही जर्नी में जंप्स बहुत बड़े बड़े रहे हैं। हाँ, तो मैंने ये 60 लोगों का केटरिंग किया। सेकंड मुझे तुरंत 1 महीने के बाद दूसरा एक केटरिंग मिला। तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हुआ था, मेरे आँख में से भी आंसू आ गए थे, इतना प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि मैं सारा खाना पका के वहाँ उनके वहाँ लेके गई थी। एक बंगलो में केटरिंग था, एक लेवल का वो केटरिंग था, मुझे एक्सक्लूसिव देना था क्योंकि वो 60 लोगों में भी हम लोगों ने इवेंट वाले को काम दिया था, वो सारा मुझे मैनेज करना था। तो उस टाइम हम लोग खाना सारा पका के गए थे, हम लोगों को सिर्फ 2 चीज़ थी वो जो वहाँ पे बनाना था। एक था पराठे, लच्छा पराठे, और एक था बारबेक्यू। वो सिर्फ हम लोगों को लाए देना था, बाकी हम लोग सब बना के गए थे, वही हम लोगों को गरम करके ये करना था। तब मैंने वहाँ पे 3 शेफ को बुलाया था। तो ये 3 शेफ में से 2 शेफ एक ही साइकिल पे आ रहे थे, तो उसका एक्सीडेंट हो गया, तो वो दोनों शेफ नहीं आए। दूसरा जो आया था वो बहुत लेट आया। तो ये सारा गेस्ट को अटेंड कौन करे, इतना सारा बनाए कौन, पराठा वो सब चीजें। तब मुझे खुद को किचन में जाके पराठे बनाने पड़े थे, वो मुझे याद है। और मुझे वो प्रॉब्लम नहीं कि मुझे बनाने पड़े थे, प्रॉब्लम वहाँ पे था कि ये जो पार्टी थी वो एक लेवल की थी, एक्सक्लूसिव कैटरिंग था, पर प्रॉब्लम हुआ था कि वो उस गेस्ट में नीलेश भी गेस्ट थे। हाँ। और मुझे किचन में ऐसे बना के देखे तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि ऐसे कैटरिंग में जितना बनाए और गेस्ट को खिलाए। एक्चुअली किचन मतलब में उनके गेस्ट है वो भी आपके ही सारे सर्कल वाले, हाँ, करने वाला गेस्ट पर उन्होंने एज अ फ्रेंड नीलेश को बुलाया था।
तो वहाँ पे मुझे ये बनाना पड़ा। एक साइड हम लोग बारबेक्यू, मेरी जो देवरानी है वो बारबेक्यू बना रही थी, क्योंकि 3 शेफ नहीं आए तो हम लोगों को खुद को बनाना पड़ा। तो वो मेरा बहुत डिफ़िकल्ट था, और उस टाइम सारा बना भी बहुत अच्छे से गया, क्योंकि हम लोगों ने, वो बाहर वाले को कहाँ पता चलता है कि हम लोगों ने बनाया। नीलेश को पता था कि हम लोग किचन में ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो उनको बहुत बुरा लगा, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो बोले कि तुझे इतना ये सब काम ना कर, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ये सब। पर लोगों का इतना फोर्स था ना, तो मुझे पता नहीं इस लेवल तक वो पहुंचा के रहे। तो वो दिन मेरे लिए बहुत खराब था, मैं बहुत रोई थी, किसी को बता भी नहीं पा रही थी कि मुझे। पर आज याद एक आपके लिए ये एक आपने कैसे ओवरकम किया उस चीज को, हाँ। ये सबके लिए आई थिंक जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ। जो हमारा ये शो देख रहे हैं उनको भी ये तकलीफें आती है। कई बार लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते, लगातार आपको बने रहना है। हाँ। वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये फील्ड मैंने खुद नहीं चूज की थी, लोगों के डिमांड के हिसाब से मैंने एक फील्ड चूज की थी। और मैं कहाँ पे कोई भी जगह पे मैं एडवर्टाइज नहीं करी थी कि मैं केटरिंग करी हूँ। लोग बहुत फोर्स करते थे, उसी हिसाब से मैं वहाँ पे केटरिंग करती थी। तो उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया था कि तू केटरिंग कर दे। तब ये मेरा सेकंड केटरिंग था, फर्स्ट केटरिंग तो मेरा बहुत सक्सेस गया था। तो उनको भी ऐसा लगना चाहिए, मीन्स तब उन्होंने भी थोड़ा सा मुझे बोला था कि आप लोगों को शेफ रखना चाहिए, वो सब चीज़ें। तो मैंने बोला कि ये रीज़न था, इसलिए ये शेफ लोग नहीं आ पाए। वो भी ठीक है, पर जब पेमेंट की बात आई तब उन्होंने मुझे बहुत लेट पेमेंट दिया था। पेमेंट का मुझे ऐसा कुछ नहीं था, पर तब उन्होंने एक ताना मारा था कि ये हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था कि इसका ये प्लेट का, पर प्लेट का ये चार्ज रहेगा, राइट। क्योंकि पूरा एक्सक्लूसिव था, सब बहुत मेहनत से हम लोगों ने एक एक चीज़ को डिज़ाइन करके हम लोगों ने वो बनाया था, समझो। तो पूरा डिजर्ट टेबल भी था, तब तो डिजर्ट टेबल कोई भी जगह पे बनता ही नहीं था। हम लोगों ने वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, और सारी जो क्रॉकरी थी वो ग्लास की, और एक एक चीज़ पे बहुत फोकस करके हम लोगों ने 3 दिन से मेहनत करके 45-60 लोगों का ये तैयारी करके हम लोगों ने उनको दिया था। जितने भी गेस्ट आए थे वो सारे के सारे मुझे पर्सनली मिलने आए थे, और ये लोग इतने खुश थे कि मैंने जो पराठे बनाए थे उसका भी मुझे टेंशन दूर हो के मैं खुश हो गई उनके साथ भी। हाँ, सक्सेसफुल हो गया। हाँ, ये हो गया। पर जब पेमेंट की बात आई तब जो ओनर थे उन्होंने एक बहुत गलत ताना मारा था कि ये जो बनाने के लिए आए थे वो इतना चार्ज क्यों। क्योंकि मेरा जो इस टाइम जो मेरी डेट की बात हुई थी उनकी वाइफ के साथ हुई थी। तो जब उनके हस्बैंड ने मुझे पेमेंट के लिए बोला तो उन्होंने बोला कि फ़ोन पे ही बात हुई थी, तो वो बोले कि कोई दिल्ली से शेफ़ आया था तो इतना सारा चार्ज लगा है। तब मुझे बहुत बुरा लगा था कि लोग, हमने आपका इवेंट मतलब खुद किचन में जाकर के आपने इतना हाँ, करा किया, और आपकी डिमांड के हिसाब से मैंने किया था, समझो। और कोई चीज़ का कमी नहीं था, सब इतना अच्छा था। सारे गेस्ट मुझे भी बोल रहे थे, और उनको ओनर जिन्होंने ये होस्ट किया था उनको भी बोल रहा था कि आज दिन तक हम लोगों ने इतना अच्छा मैनेजमेंट, इतना अच्छा खाना, इतना अच्छा प्लेटिंग, हॉस्पिटैलिटी हम लोगों ने नहीं देखा। तो फिर भी ये लोगों ने जब ये ताना मारा तो मुझे ये बहुत गलत लगा था। अभी तक की जो जर्नी है उसमें ये चीज मेरे को बहुत गलत लगी। हाँ, वो निकली नहीं है वाकई में। एक फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का भी बहुत हमारे फील्ड में इम्पोर्टेंस रहा है, राइट। जब भी आप कैटरिंग वगैरह में है, या तो आपका कैफे भी बढ़िया सा एक कैफे भी है जिसके लिए हम आगे बात करेंगे। तो फ्रेशनेस सीजन के हिसाब से कुछ चीजें नहीं मिलती है, समर विंटर्स का वो रहता है, तो वो सारी चीजों में आप एक कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करती हैं? जैसे ही सारी चीजें सीजन के हिसाब से कुछ चीजें मिलती है, कुछ नहीं मिलती, तो फ्रेशनेस का आप किस तरह से ध्यान रखती है अपने रेसिपीज में? एक्चुअली एक टाइम था तब ये सब चीज़ें नहीं मिलती थी, सीजन के हिसाब से मिलती थी। पर अभी अपने इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, पैसा दो तो जो भी मांगो वो मिल जाता है। हमारे कोई इंग्रेडिएंट्स तो आज भी कैटरिंग के लिए, या तो जो अपना कैफे है तो मुंबई से हम लोग कोई इंग्रेडिएंट्स मीन्स वेजिटेबल्स मंगवाते हैं जो यहाँ पे नहीं मिलते हैं। जब मेरे बेटी की शादी थी तब मैंने 10 दिन का फंक्शन था, तो उस टाइम मैंने ही सारा कैटरिंग किया था। तो मैंने खाया हुआ है और अभी तक दिमाग में हाँ, वो सारी रेसिपीज तो इसमें कोई इंग्रेडिएंट्स ऐसे थे जो हम लोगों ने स्पेशली मुंबई से मंगवाए थे, जैसे बेबी कैबेज, वो अहमदाबाद में इजीली नहीं मिलता है। काफ़ी सारे गेस्ट ऐसा बोल रहे थे कि आज दिन हम लोगों ने
रॉक सॉल्ट के ऊपर ऐसे वेजिटेबल्स को सौते किए हुए नहीं देखा जो हम लोगों ने उस टाइम ये किया था। तो अभी ऐसा नहीं है, अभी जो भी मांगे वो सारे फ्रेश हर्ब भी मिल जाते हैं, वेजिटेबल्स भी मिल जाता है, बिना सीजन का भी अच्छा ही मिलता है। बस सिर्फ रेट का बहुत फर्क रहता है, वो हम लोगों को सिर्फ बैलेंस करना होता है। काफी लेडीज ऐसा होता है चेतना जी कि शुरू करती है काम, फिर छोड़ देती है, फिर कंसिस्टेंसी बना नहीं पाती है, वो जो एक कांस्टेंट रहना चाहिए, उसमें लगे रहना चाहिए, वो नहीं कर पाती है। तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक्चुअली मैं बताऊँ तो, मेरी बात करूँ तो मैंने कभी अपने आप को हाईलाइट नहीं किया। मैं ऑलवेज मेरी पहचान में रेसिपी से है। हाँ, वाकई में रेसिपी से लोग जानते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा शॉप पे फोकस करोगे तो आप रेसिपी नहीं बना पाओगे, अगर रेसिपी अच्छे से बना पाओगे तो आप शॉप नहीं कर पाओगे। ये दो ही चीज़ है मैंने जब तक देखा तब तक, क्योंकि अगर मैं बाहर इवेंट और ये सब चीज़ों पे फोकस करूँ तो मैं घर में ध्यान नहीं दे पाऊँगी और मैं रेसिपी पे ध्यान नहीं दे पाऊँगी। तो मैंने पहले से ही क्योंकि हम लोगों को परमिशन भी वैसे ही दिया था कि भी इतना क्राइटेरिया है उसी में काम करना है, तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि मीन्स मैंने जो किया है वो मैं आपको बताऊँ, मुझे बाकी के लोगों की नहीं पता, पर हम लोगों ने सिर्फ घर, बच्चे और काम पे फोकस दिया है। बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा हम लोगों को कुछ भी पता नहीं, कौन सी फैशन आई कौन सी गई हम लोगों को कुछ भी नहीं पता। अभी एक थोड़ी सी छोटी सी एक और ट्विस्ट वाली बात आती है यहाँ पर। आपने कैफे का सोचा, कैफे के साथ आपके कैफे के साथ बहुत ही अच्छे से क्रिकेट के वहाँ पर बॉक्स है, बॉक्स क्रिकेट इज देयर, पिकल बॉल के ग्राउंड है, और ये सारा ख्याल आपने मतलब बहुत ही एक खूबसूरत, वहाँ पर भी एक छोटी सी कहानी है आपके बहू बेटे की। आई थिंक एवरीबडी नीड्स टू नो दैट आल्सो। एक्चुअली पहले हम लोगों ने कैफ़े का सोचा, एक कैसे ख्याल है वो मैं आपको शेयर करती हूँ। मेरी बेटी की नई नई शादी हुई तो मेरा बेटा स्पोर्ट्स के रिलेटेड बहुत एक्टिव है, उनको हर रोज़ स्पोर्ट्स में जाना होता है, मीन्स क्लब में जाना होता है, या तो वो कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स के रिलेटेड एक्टिविटी हर रोज़ करता है, 2-3 घंटा वो निकालता है कुछ भी करके। तो जब शादी हुई तो भी जय वीक में 3-4 दिन, मेरे बेटे का नाम जय है, तो 3-4 दिन जाता था। तो मुझे ऐसा लगा कि ये हर रोज़ जाएगा, नेहा घर पे रहेगी, वो 11-9 बजे जाए, क्योंकि ऑफिस से वो 8 बजे आता है, या तो 6 बजे 7 बजे आ जाता है। इसके बाद वो रेडी होके वो क्लब में जाता था ऐसे खेलने के लिए। तो मुझे लगा कि ये हर रोज़ ऐसा करेगा तो अभी तो नई नई नेहा है तो झगड़ा नहीं होगा, पर इसके बाद तो होगा ही, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसका पति उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करे। और अभी नई नई शादी हुई थी तो जय को बॉक्स क्रिकेट का बहुत शौक था और पिकल बॉल का बहुत शौक था। तो हमारे पास एक जगह थी तो हमने सोचा कि, तो एक बार जय ने बोला, मैंने जय तू कहाँ खेलने जाता है? तो बोला कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, 1 घंटा जाना 1 घंटा आना, इतना दूर हो जाता था। तो मैंने बोला कि इतना दूर तू क्यों जाता है? तो बोले कि अभी बॉक्स क्रिकेट का इतना ट्रेंड है कि सारे बॉक्स क्रिकेट फुल ही रहते हैं, तो हम लोगों को एडवांस में बुक करना होता है, तो मेरे पास टाइम नहीं था, मैं इतना दूर जाता हूँ। तो मैंने बोला तू नेहा को भी लेके जा। तो बोले कि मामा वो जो जगह है वहाँ पे ऐसा कोई बैठने का जगह नहीं है, खाने का जगह नहीं, तो नेहा वहाँ जाके क्या करेगी, कि कोई भी फ्रेंड की वाइफ नहीं आ रही, क्योंकि वहाँ बैठने के लायक कोई जगह है ही नहीं। तो मैंने बोला अहमदाबाद, पूरे अहमदाबाद में ऐसा कुछ नहीं है? तो है, उन्होंने बोला कि हाँ है, पर बहुत कम जगह है कि वहाँ बैठे, तो भी मतलब आधा घंटा से ज़्यादा 1 घंटे से ज़्यादा वो नहीं बैठ पाएंगे ऐसा। और उनका क्रिकेट 2-3 घंटा चलता है, 3-4 घंटा भी चल जाता है कभी, जो टूर्नामेंट रहती है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग एक ऐसी जगह बनाते हैं जय और नेहा को ये करने के लिए, जय का ये शौक भी पूरा हो और नेहा भी कुछ एक्टिविटी करे। एक्चुअली वो डॉक्टर हैं, तो हम लोगों ने ऐसा सोचा कि एक बॉक्स क्रिकेट करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने 2 बड़े, अहमदाबाद के सबसे 2 बड़े बॉक्स क्रिकेट हमारे पास है, और इसके अलावा 6 पिकल बॉल्स के ग्राउंड है। तो वहीं पे हम लोगों ने पार्किंग की जगह से लेके हम लोगों ने 2 बॉक्स क्रिकेट, 6 पिकल बॉल्स के ग्राउंड और एक शांति से बैठ पाए वैसा एक कैफे भी किया है। बहुत ही शानदार कैफे है, मैं वहाँ पे जा चुकी हूँ, तो मुझे मालूम है कि आई थिंक हम लोगों के जैसे जो क्रिकेट का शौक नहीं भी रखते उनको भी लगेगा कि ये कैफे में आकर के आप बैठ सकते हैं। तो हम लोगों ने ये जो पूरा ग्राउंड डिजाइन किया है वो बहुत
सोच समझ के किया हुआ है कि अगर आपका बच्चा है या तो आपके हस्बैंड वाइफ भी वहाँ पे एटलीस्ट 4-5 घंटा तो निकाल पाए, वैसी जगह है। पिकल बॉल है तो वहाँ लेडीज जाती है, बच्चे भी जाते हैं, मीन्स हर कोई जा सकता है। बॉक्स क्रिकेट है तो वहाँ पे खेल सकते हैं। इवन इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है, पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी है। तो और मेनू तो मतलब चेरी ऑन द टॉप है। इतना बढ़िया मेनू आपने रखा हुआ है, सिलेक्टेड मेनू है, पर हाँ, रेसिपीज आर अमेजिंग। सबको पसंद आए और सब खुश हो, उस टाइप की रेसिपी हम लोगों ने, मीन्स डिशेस हमने रखी हुई है। तो वो जगह ऐसे मुझे ऐसा था कि मुझे बहुत तामझाम वाला एरिया में काम नहीं करना है, क्योंकि मुझे एक सिटी से थोड़ा सा दूर चाहिए था। स्पोर्ट्स में आए तो उस पर ही फोकस करे, शांति से जो भी उनके साथ आए वो बैठे एंजॉय करे, फूड ले। और हम लोगों ने वहाँ पे बहुत सारे हेल्दी ऑप्शन भी दिए हुए हैं, जो भी हेल्थ कॉन्शियस है उनके लिए भी अच्छा है। एक छोटा सा दूसरा एक कैफ़े भी है, वहाँ से आप डायरेक्ट कॉफ़ी या कुछ भी लेके भी घर जा सकते हैं। तो वैसे हम लोगों ने वो पूरा बहुत सोच के बनाया है वहाँ पे। और पूरा किचन हम लोगों ने ऐसे ओपन किया हुआ है, मीन्स ओपन रखा हुआ है, ताकि कोई भी किचन में आके देख सकते हैं हम लोग किस तरह से पूरा मैनेज करते हैं और कितना हाइजीन नीट एंड क्लीन रखते हैं, वो भी देख सकते हैं। तो पूरा ओपन किचन है, बड़े बड़े ग्लास वाला, वहाँ आप खुद वहाँ पे खड़े रह के देख सकते हैं कि शेफ लोग कैसे नीट एंड क्लीन है कि नहीं। और मैंने सिर्फ मेरा ही खुद नहीं देखा, मैंने शेफ लोगों का भी उस किचन में देखा हुआ है। मुझे ऐसा था कि मेरा किचन ओपन होना चाहिए, सनलाइट भी आनी चाहिए। तो ये जो सनलाइट की जो पॉजिटिविटी है, जो एनर्जी है, वो शेफ लोगों में भी आए, वो भी फ्रेश रहे। बाहर का बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हो या फैमिली, वो भी देख सके, उन लोगों को अंदर बंद बंद किचन में काम ना करना पड़े उनको। थोड़े टाइम के बाद वो क्या होता है, वो इतने फ्रेश नहीं रहते शेफ लोग। अगर वो फ्रेश नहीं रहेंगे तो फूड में इतनी पॉजिटिविटी नहीं आएगी। तो वो सब चीज़ देख के मैंने एक किचन डिज़ाइन किया है, वो सब देख के मैंने ये पूरा कैफ़े बनाया है। मेरी जो डॉटर इन लॉ है उनका 1 साल कंप्लीट हुआ है, और एक मेरी देवर की डॉटर है, वो 18 साल की हुई। तो हम लोगों ने ये दोनों को एक गिफ्ट किया है। जय भी स्पोर्ट्स खेल सकता है, और नेहा को एक एक्टिविटी मिली, उनके फ्रेंड्स भी वहाँ पे आके नेहा भी उसके साथ गप्पे मार सकते हैं, और एक एक्टिविटी भी मिलेगी, और जय के साथ भी रहेगी। और जो मेरे दियर की बेटी है वृंदा, वो भी एक्टिव रहेगी ये सब चीज़ों में। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन ये रहता है कि कैटरिंग का स्टाफ होता है वो 1 दिन के लिए होता है, आपका वो स्टाफ चला जाता है। ये स्टाफ जो आपका कैफे का है, उनको रेगुलर मतलब आपको अपडेट करना है, उनको कंसिस्टेंट वहाँ पर रखना है, तो उसके लिए क्या अलग चैलेंजेस रहते हैं? एक्चुअली देखो, केटरिंग में हमारे इन हाउस काफ़ी सारे शेफ़ हैं, तो हम लोगों को वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होता है। पर कैफ़े की बात करें तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि बाजू वाला कोई कैफ़े खोल रहा है, या तो कोई भी किसी को ये अपना कैफ़े अच्छा लगा तो वो क्या करेगा, 1000 रुपया 2000 बढ़ा के वो शेफ़ लोगों को ले जाएगा। ऐसा होता है, अक्सर वहाँ पे होता है। पर हमारी स्टैंडर्ड रेसिपी है, वो अगर बोलेगा कि मैं चला जाऊँ तो हम लोग जाने देते हैं कि तू जा, कोई बात नहीं। हम लोग हेल्पर के साथ, अभी तो वो फेस नहीं आया, पर अगर ऐसा हुआ तो हम लोग मीन्स हमारे पास स्टैंडर्ड रेसिपी है तो हम लोग बना देंगे, वो हम लोगों को ईजी रहेगा। जिनको नॉलेज नहीं है और कैफ़े खोलते हैं उनको बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। पर अगर आपको नॉलेज है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, मतलब आपका ही सिखाया हुआ है तो आप किसी और को भी सिखा सकते हैं। हाँ, वो भी एक बेनिफिट रहता है वाकई में। वंडरफुल। एक्चुअली मुझे लगता है कि आपसे बातें करने में वक्त कहाँ निकल जाने वाला है पता नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें जाननी है, पर आई थिंक आज हम यहीं पर बात को ख़त्म करते हैं। और आई वुड अगेन लाइक टू थैंक यू। आपने बहुत ही एक हमारे WSC बातें की लेडीज़ को आपने एक अच्छा सा इंसाइट दिया है कि कहीं पर भी कोई भी जर्नी बिना कोई अप्स एंड डाउन्स के नहीं होती है। कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, मेहनत और लगातार खुद को अपडेट करते रहें, तब जाकर के आप ये मुकाम हासिल कर पाते हैं जो आज आपने किया है। हेड्स ऑफ टू यू एंड हेड्स ऑफ टू योर सपोर्ट एंड बैकबोन। दोबारा आपसे फिर मुलाकात करेंगे। Thank you so much for being with us. Thank you so much.